नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू वाले में आपका स्वागत है। इस नई चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी राजनीति और इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं ना, उनके लिए आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और आज हम जिस दस्तावेज का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं वो है हमारे देश की नींव, यानी भारतीय संविधान एक नज़र में। एकदम सही। अक्सर ऐसा होता है कि लोग संविधान को कानूनी दांव-पेच और भारी भरकम अनुच्छेदों का एक ऐसा जंगल मान लेते हैं जहां रास्ता भटक जाना लगभग तय है। जी, और इसी वजह से लोग इससे थोड़ा घबराते भी हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन उन श्रोताओं के लिए एक शॉर्टकट तैयार करना है जो बिना जानकारी के बोझ तले दबे, या जिसे हम इन्फो ओवरलोड कहते हैं, उसके बिना इस ऐतिहासिक दस्तावेज की गहराई और इसके पीछे की सोच को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के रूप में संविधान एक नज़र में नाम का एक बहुत ही विस्तृत और शानदार प्रेजेंटेशन मौजूद है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संविधान सिर्फ वकीलों या राजनेताओं के लिए नहीं है। ये उस सिस्टम का एक तरह से सोर्स कोड है जिस पर हमारा पूरा देश चलता है। सही कहा। अक्सर हम बस उन तारीखों या नामों को रट लेते हैं जो किताबों में दर्ज हैं, लेकिन आज हम उन पन्नों के पीछे छिपे डिबेट्स, उन ऐतिहासिक परिस्थितियों और उस दूरदृष्टि को समझेंगे जिसने आधुनिक भारत का ढांचा तैयार किया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं दिसंबर 1946 की उन सर्दियों से। हम सब जानते हैं कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। हाँ, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बिल्कुल। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और फिर 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। लेकिन अगर हम उस दौर के माहौल की बात करें ना, तो ये केवल कुछ लोगों का एक हॉल में बैठकर नियम बनाने जैसा बिल्कुल नहीं था, है ना? अब बिल्कुल नहीं। उस वक्त का माहौल बेहद तनावपूर्ण और अनिश्चितता से भरा हुआ था। देश विभाजन की कगार पर खड़ा था। दूसरा विश्व युद्ध हाल ही में खत्म हुआ था। हाँ, हालात बहुत नाजुक थे एकदम। और ऐसे में एक विशाल, इतनी विविधताओं वाले राष्ट्र के लिए नियम तय करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। जो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर को वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो वो महज एक ड्राफ्ट नहीं था। तो वो क्या था? वो एक तरह से इस बात का घोषणा पत्र था कि इतने सारे अलग अलग धर्मों, भाषाओं और रियासतों वाले देश को आखिर एक धागे में कैसे पिरोया जाएगा। वही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की नींव बना। क्या बात है। और फिर सालों की बहस और भारी मशक्कत के बाद वो तारीख आई 26 नवंबर 1949, जब संविधान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। जी, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को राष्ट्रगान भी स्वीकार किया गया था। ये सब तो हम इतिहास की किताबों में अक्सर पढ़ते ही आए हैं। हाँ, और ये भी पढ़ते आए हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे और B.N. राव जी ने संवैधानिक सलाहकार की अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो अक्सर हमारी आम चर्चा से बाहर ही रह जाते हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम हमेशा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इन कानूनों को बनाया, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इसे सजाया? हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। हमारे सुनने वालों में से कई लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भारत का मूल संविधान किसी टाइपराइटर या प्रिंटिंग प्रेस की देन नहीं था। इसे बाकायदा हाथों से लिखा गया था। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी गलती के। एकदम। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसके कैलीग्राफर थे, जिन्होंने पूरी की पूरी किताब को एक बेहद खूबसूरत इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा। और सिर्फ लिखा ही नहीं गया, बल्कि शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके हर पन्ने पर अपनी कलाकारी भी उकेरी। अरे वाह। ये अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि संविधान निर्माताओं की नज़र में ये सिर्फ एक रूखा कानूनी दस्तावेज नहीं था। ये भारत की आत्मा का एक कलात्मक प्रतिबिंब था। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और शायद इसी जीवंतता को देख करके के मुंशी जी ने संविधान की प्रस्तावना को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया था। उन्होंने इसे हमारी राजनीतिक कुंडली कहा था। राजनीतिक कुंडली? ये तुलना तो बहुत ही सटीक लगती है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे राष्ट्र के भविष्य और उसके राजनीतिक भाग्य की दिशा तय करती है। बिल्कुल।
अब इस कुंडली को बनाने के लिए जो विचार इकट्ठे किए गए वो दुनिया भर से आए थे। हमारे संविधान को अक्सर विभिन्न स्रोतों का संगम भी कहा जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर दुनिया भर के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। मतलब उनका मकसद सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं था। एकदम नहीं। उनका मकसद किसी एक देश की नकल करना नहीं था, बल्कि जो चीज भारत की जटिलताओं के लिए सबसे बेहतर थी उसे अपने सांचे में ढालना था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक बहुत ही भव्य और मजबूत इमारत बना रहे हैं। आप कहीं से मार्बल ला रहे हैं, कहीं से लकड़ी ला रहे हैं, लेकिन जो डिजाइन है, जो नक्शा है, वो पूरी तरह से आपका अपना है, आपकी अपनी जमीन के हिसाब से है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। तो पश्चिमी देशों से शुरुआत करें तो अमेरिका से हमने कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचार लिए हैं। हाँ, अमेरिका से जो सबसे अहम चीज हमने ली वो है मौलिक अधिकारों का ढांचा। इसके अलावा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी वहीं से लिया गया। यानी अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है तो अदालतें उसे खारिज कर सकती हैं। बिल्कुल सही। इसके साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिकी मॉडल से ही प्रेरित है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली और विधि का शासन का सिद्धांत लिया। लेकिन एक बात जो बहुत खास है वो है एकल नागरिकता का विचार। अमेरिका में तो राज्यों की अपनी अलग नागरिकता होती है, पर हमने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता क्यों चुनी? ये एक बहुत ही रणनीतिक फैसला था। जरा सोचिए, उस समय देश का बंटवारा हो चुका था, दंगे हुए थे और कई रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था। माहौल बहुत अस्थिर था। बिल्कुल। ऐसे माहौल में अगर राज्यों को अपनी अलग नागरिकता देने की छूट मिल जाती तो हम बनाम वो वाली भावना पैदा हो सकती थी। देश की एकता को बनाए रखने के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी था कि मद्रास से लेकर पंजाब तक हम सब केवल और केवल भारतीय हैं। ये नजरिया वाकई इस फैसले की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझाता है। इसके बाद बात करते हैं कनाडा की। स्रोत बताते हैं कि कनाडा से हमने एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था को अपनाया है। जी। साथ ही अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी वहीं से आया। पर ये अवशिष्ट शक्तियां क्या बला हैं? इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर में काम का बंटवारा हो रहा है। ठीक है। तय हुआ कि सुरक्षा का काम केंद्र देखेगा, पानी और बिजली का काम राज्य देखेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। जैसे मान लीजिए कल को इंटरनेट, साइबर क्राइम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कानून बनाने हों। हाँ, 1950 में तो ये सब नहीं था। बिल्कुल। तो जो विषय किसी भी सूची में नहीं लिखे गए हैं वो बचे हुए या अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। और भारत में ये शक्तियां हमेशा केंद्र सरकार के पास जाती है, ठीक कनाडा की तरह। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसे समझाया। वहीं अगर आइलैंड की बात करें तो वहां से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, जिन्हें हम आमतौर पर DPSP कहते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आइलैंड से ही प्रेरित है। और हमारी ये इमारत सिर्फ पश्चिम तक ही सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है वो भी रूसी क्रांति से प्रेरित है। और फ्रांस का भी तो प्रभाव है ना? हाँ, फ्रांस की क्रांति से हमने गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए। और दुनिया के बाकी हिस्सों से स्रोत सामग्री में दक्षिण अफ्रीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सीखी, जो अनुच्छेद 368 में है, ताकि समय के साथ संविधान खुद को बदल सके। राज्यसभा के चुनावों का तरीका भी वहीं से आया। पर ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली, एक ऐसी लिस्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया। ये जापानी सिद्धांत थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की आज़ादी या जीवन केवल तभी छीना जा सकता है जब ऐसा करने के लिए एक उचित कानून हो और उस कानून को बनाने में सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। पुलिस या सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तो दुनिया भर के इन बेजोड़ विचारों को मिलाकर जो मूल संविधान तैयार हुआ, उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। जी। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 1 से, जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। ये सिर्फ एक भौगोलिक वर्णन नहीं है,
बल्कि यह स्पष्ट करता है कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। एकदम सही बात है। और जब हम इतने विशाल ढांचे को देखते हैं तो एक बहुत पुरानी बहस सामने आती है कि आखिर इस पूरे दस्तावेज की आत्मा किसे कहा जाए। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? दार्शनिक तौर पर लोग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि इसमें संविधान का पूरा सार और उद्देश्य छिपा है। लेकिन जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। ऐसा क्यों? इसके पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का नजरिया बहुत ही व्यवहारिक था। अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। मतलब? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक बहुत ही महंगा और शानदार स्मार्टफोन खरीदा है जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन फीचर्स हैं जिन्हें आप मौलिक अधिकार मान लीजिए। ठीक है। लेकिन उस फोन का स्क्रीन लॉक है और आपके पास उसका पासकोड ही नहीं है। बिना पासकोड के वो सारे फीचर्स बेकार है ना। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। अनुच्छेद 32 वही पासकोड है। अगर सरकार आपका कोई भी मौलिक अधिकार छीनती है तो आप अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। समझ गए। बिना इस अधिकार के बाकी सारे अधिकार महज कागज के टुकड़े बनकर रह जाते। इसीलिए अंबेडकर जी के लिए ये व्यावहारिक अधिकार ही इस पूरे दस्तावेज की असली आत्मा था। क्या बात है। अब जब अधिकारों की बात हो ही रही है तो चलिए नागरिकों और उनके अधिकारों से जुड़े भाग 2 और भाग 3 पर चलते हैं। हाँ। भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है वो नागरिकता से जुड़ा है, जहां हमने एकल नागरिकता की बात की। हाँ। और भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 इसमें मौलिक अधिकार हैं जो इस देश के हर व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। इन अनुच्छेदों ने समाज की तस्वीर बदलने का काम किया है। जैसे अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। एक ऐसे समाज में जहां सदियों से जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें थी, ये केवल एक कानूनी घोषणा नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। बिल्कुल। और अनुच्छेद 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अपनी बात कहने या लिखने की आज़ादी। अनुच्छेद 24 जो बाल श्रम को रोकता है और अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की गारंटी देता है। जी। लेकिन इन अधिकारों के इतिहास में एक ऐसा अधिकार भी था जिसका सफर काफी उथल-पुथल भरा रहा। वो है संपत्ति का अधिकार। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार ही था। हमारे पास कुल 7 मौलिक अधिकार थे। तो फिर ये कम कैसे हुए? देखिए, आज़ादी के बाद जब सरकार को जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी, भू सुधार लागू करने थे और गरीबों में जमीन बांटनी थी, तो यह अधिकार सबसे बड़ी कानूनी अड़चन बन गया। जमींदार सीधे कोर्ट चले जाते थे कि उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। तो फिर इसका समाधान कैसे निकाला गया? इसका समाधान एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव के रूप में आया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से ही हटा दिया गया। अच्छा। इसे अनुच्छेद 301 के तहत महज एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब है कि सरकार जनहित में उचित मुआवजा देकर आपकी संपत्ति ले सकती है। इस तरह अब हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अधिकारों के साथ साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकार की जिम्मेदारियां भी तय की हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये एक तरह से सरकार के लिए चेकलिस्ट है। बिल्कुल। और इनमें से अनुच्छेद 40 बहुत महत्वपूर्ण है, जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। लेकिन जहां अधिकार है वहां कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। रूस के मॉडल से प्रेरणा लेते हुए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना? एकदम सही। संविधान में भाग 4A जोड़ा गया जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान करना और पर्यावरण को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अब इस डीप ड्राइव के आखिरी लेकिन सबसे जटिल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमने नागरिकों, अधिकारों और कर्तव्यों की बात कर ली, लेकिन ये विशाल देश आखिर चलता कैसे है? कार्यपालिका, संसद और आपातकाल के प्रावधानों को समझना भी बहुत जरूरी है। शुरुआत संघीय कार्यपालिका से करते हैं, जिसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 57 स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया?
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की एक बेहद सख्त प्रक्रिया दी गई है और अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति के लिए अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जो एक कानून की तरह ही काम करता है। साथ ही अगर राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी पेचीदगी पर सलाह चाहिए तो अनुच्छेद 143 के तहत वे सीधे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। और जहां तक रोजमर्रा के कामकाज का सवाल है, वो संसद और मंत्रिपरिषद करती है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन का आधार है। सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। हाँ, और विधायी प्रक्रिया में भी कई दिलचस्प अनुच्छेद हैं। जैसे अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर भारी मतभेद हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और धन विधेयक? अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, जिसमें लोकसभा को राज्यसभा के मुकाबले ज्यादा ताकत दी गई है। अब तक हमने सामान्य परिस्थितियों की बात की, लेकिन अगर देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए तो उसके लिए संविधान निर्माताओं ने आपातकाल के सख्त प्रावधान रखे हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है। अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल लगाता है, जैसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और एक है अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। राहत की बात यह है कि भारतीय इतिहास में आज तक कभी भी इसका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। ये कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाता है। इस पूरी व्यवस्था को कागज पर उतारने के लिए संविधान सभा ने काम को अलग अलग समितियों में बांट दिया था। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज और नियम समिति संभाल रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास संघ शक्ति समिति का जिम्मा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति देख रहे थे, क्योंकि उन्हें रियासतों को एक करने में महारत हासिल थी। और H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे। स्रोत सामग्री में कुछ और ऐसे अनुच्छेदों का जिक्र है जो देश के ढांचे को स्थिर रखते हैं, जैसे अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन आयोग बनाता है, तो अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। स्रोत सामग्री में अनुच्छेद 370 का भी उल्लेख है। केवल एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में बता दें, ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़ा था, जिसे अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हटा दिया गया है। तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान किसी तिजोरी में बंद कोई पुरानी किताब नहीं है। ये एक ऐसा जीवंत यंत्र है जो समय के साथ खुद को बदलता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहता है। ये सच में भारत को जोड़े रखने वाला एक मजबूत धागा है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के सामने एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। हमने अनुच्छेद 19 यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में जहां हर दिन इंटरनेट पर मीम्स और वायरल विचारों की बाढ़ आती है, इस अनुच्छेद का दायरा कैसे बदल रहा है? क्या संविधान निर्माताओं ने कभी इंटरनेट की इस दुनिया की कल्पना की होगी जहां एक ट्वीट देश भर में बहस छेड़ सकता है? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। ये वाकई आज के समय का एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा रिवीजन चैलेंज। आज हमने स्रोत सामग्री से जो ऐतिहासिक सफर तय किया, उसके आधार पर आपको ये सोचना है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति आखिर कब हुई थी। इसे घटनाओं के सही कालक्रम में रखकर सोचने की कोशिश करें। ये एक अच्छा अभ्यास रहेगा। आज के इस बेहतरीन और ज्ञानवर्धक डीप डाइव में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय की गहराइयों में गोता लगाने के लिए। तब तक नई चीजें सीखते रहिए। धन्यवाद।